हेलो एवरीवन, टीचिंग विद मुकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट 2026 का आप लोगों ने फॉर्म भर लिया है। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक वो फॉर्म 2-3 बार 4 बार पहले भी भर चुके हों, लेकिन अभी तक उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हों। आपके अपने अपने कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अदर जॉब्स कर रहे हैं, हो सकता है कि आप के पास प्रॉपर टाइम नहीं है अपनी स्टडी को देने का। तो जो भी लोग अदर जॉब्स कर रहे हैं तो ये, या जिनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, तो मेरा ये वीडियोस को लाने का जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है, ये वही है कि ऐसे लोग इस बार कम से कम अपना सीटेट एग्ज़ामिनेशन पास कर पाएँ और एलिजिबल हो जाएं गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, मैं जो जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद उस तरीके से 2 बार सीटेट एग्ज़ामिनेशन पास किया है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, 100 के आसपास के मार्क्स मैं ले आया हूँ। और यार, हमें चाहिए भी इतना, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है इस एग्ज़ामिनेशन को। ठीक है, हमें इसमें टॉप करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये आप सब लोग भी जानते हैं। तो जो ये मेरा वीडियोस मैं जो बनाऊंगा, इन वीडियोस के ज़रिए आप अपना जो सीटेट का, अच्छा मैं पहले ये बता दूं, जो ये हम पूरा वीडियोस करेंगे, इसमें हम एसएसटी यानी सोशल साइंस वाले पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आर्ट्स वालों के सोशल साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिना उनकी अच्छी प्रिपरेशन किए आप ये एग्ज़ामिनेशन को पास नहीं कर सकते। ठीक है, आप पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप भले ही आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं, आपके पास थोड़ा खाली टाइम है, 1 घंटा आधा घंटा, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। 4-5 क्वेश्चन लूँगा और उसके अंदर उस टॉपिक को पूरा कवर करूँगा, ताकि आप लोगों का बेहतर रिवीजन हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ भी, तब भी आप लोग इस वीडियोस के थ्रू कुछ चीज़ें जानेंगे और आप अपना सीटेट एग्ज़ामिनेशन में इस बार बेहतर तरीके से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, आप और कहीं भी स्टडी कर रहे हैं वो आप प्रॉपर करते रहिए, ये सिर्फ आपको एक पुश देगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई बहुत ज़्यादा। अब हम अपना मेन जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो देखो, अब क्वेश्चंस जो इस बार या अब मैं ये कहूँ कि कुछ सालों से लगातार आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पे आपको ऑप्शंस में कोई एक ऑप्शन चूज़ नहीं करना है, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही जवाब हैं। तो ऐसे में फैक्चुअल नॉलेज के साथ साथ, यानी कि फैक्ट्स के साथ साथ, आपको थोड़ा टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक क्वेश्चन आया, उसका 4 ऑप्शन में से एक जवाब सही है, मतलब चारों में से एक जवाब सही है, लेकिन जो उन ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में से भी मल्टीपल ऑप्शन सही हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो ये सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे, अभी पुराने एग्ज़ाम में, पुराने भी क्या कहूँ मैं, जो लास्ट जस्ट अभी हुआ है उसी में पूछे गए हैं क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे पूरा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है और हमें क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन द इंडिगो क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर, अच्छा ये बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इंडिगो क्रॉप ऑन पीजन लाइफ। ठीक है, कि जो पीजन की लाइफ है उस पर जो इंडिगो क्रॉप का जो है उसका क्या असर पड़ा है। ठीक है, और जो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपने उनमें से कोई एक कथन को बताना है। तो पहला है कि जब फसल काटने के बाद नील की फसल बोने वालों को दी गई, तब रैयत को एक नया कर्ज दिया गया। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है, नील के उत्पादन के लिए खेतीहारों को जो मूल्य मिला वह बहुत कम था। ठीक है, तीसरा है, खेतीहारों ने नील की खेती के लिए उत्तम मृदाओं की मांग की। ठीक है, चौथा है, नील की खेती की जड़ें गहरी नहीं होती थी और मृदा को अशक्त कर देती थी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप लोगों ने पढ़े। अब इन चारों में से कितने सही हैं वो आपने देखना है। ठीक है, तो देखिए इनका जवाब हम किस प्रकार से ढूंढते हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद से अटैम्प्ट करना चाहें, एक बार आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, पहले तो मैं इसका आपको जवाब बता दूं, 1 बाय 1 देखते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। देखो, पहला है कि जब फसल काटने के बाद, ठीक है, नील की फसल बोने वाले को दी गई। ठीक है, जो नील की फसल बोता है उसको दी गई, तब रैयत को एक नया कर्ज दिया गया। ठीक है, तो जिसने मतलब फसल बोई उसे नया कर्ज दिया गया। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट पूरा पूरा अपने आप में ठीक है। ठीक है। दूसरा, नील के उत्पादन के लिए खेतीहरों को जो मूल्य मिला वह बहुत कम था। जो नील का उत्पादन किया जो खेतीहरों ने सॉरी, उसके बदले जो मूल्य दिया गया वह बहुत कम था। ठीक है। तो आप देखो इसको अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, जब आपको इतना तो पता है नील की खेती ब्रिटिश एरा वाला टाइम वाला, आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाज़ा होगा। ठीक है, बाकी उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। तो जो उसके बदले जो मूल्य देंगे, जब ब्रिटिश लोग यार क्या मूल्य देंगे, ज़्यादा मूल्य देंगे हम लोगों को नहीं देंगे ना, वो तो कम से कम मूल्य देंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक हुआ। ठीक है। अब खेतीहरों ने नील की खेती के लिए उत्तम मृदाओं की मांग की। ठीक है भाई, देखो अब जो खेतीहर थे यानी कि जो बोते थे वहाँ पे, ठीक है, जो प्लांटर्स थे भाई, उनको तो अच्छी बेस्ट सॉइल चाहिए होगी ना इंडिगो के लिए। ठीक है, तो उसकी मांग तो करेंगे कि भाई जब बेस्ट सॉइल्स होगी उसमें अच्छा इंडिगो होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। अब आते हैं, देखो 3 स्टेटमेंट ठीक है हमारे, यानी कि स्टेटमेंट ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो ए बी सी, इस वाले में ए बी सी नहीं है। ठीक है, बी नहीं है ना इसमें, तो इसमें ए नहीं है तो ये हट गया, इसमें सी नहीं है ये हट गया, तो यह यही बचा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन गलत था। ठीक है। अब देखिए अप्रोच देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, है क्या उसमें, नील की खेती की जड़ें गहरी नहीं होती थी। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इस बारे में तो आप, ठीक है, इस ऑप्शन को गलत करके भी कर सकते थे। अदरवाइज़ अगर आप 3 ऑप्शन पहले चूज़ कर पाए हो तब भी आप इसका सही जवाब ढूंढ सकते थे। अब नील की खेती की जड़ें गहरी नहीं होती थी, यही बात गलत है, क्योंकि नील की खेती की जड़ें गहरी होती थी। ठीक है, इसीलिए वो मृदा को अशक्त कर देती थी। जब जड़ गहरी ही नहीं होगी, आप देखो यहाँ से भी इस स्टेटमेंट से भी इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। जब जड़ गहरी ही नहीं होगी तो मृदा को अशक्त कैसे कर रही है भाई, इसका मतलब जड़ें गहरी होती, देखो यहाँ पे खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो था इसका, तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ए बी और सही, इसका है सही जवाब। ठीक है, अब हम आते हैं, 1 मिनट, ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नील कल्टीवेशन को, नील की खेती के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, नील की खेती, ठीक है, चलो अब हम थोड़ा नील की खेती के बारे में समझते हैं। तो देखो नील की खेती जो इंडिया में स्टार्ट होती है वो लगभग 18वीं और 19वीं जो सदी थी, ये उस समय की बात है। एक आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि 18वीं और 19वीं सदी की बात है। ठीक है, अभी नील की खेती ये क्या करते थे, नील क्या है, एक तरीके का प्लांट है, पौधा है एक तरीके का, ये क्या है एक तरीके का, यह है एक तरीके का पौधा। इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, इसका जो इस्तेमाल है, नील की खेती का जो इस्तेमाल है वो होता है, ठीक है, इससे निकलती है डाई यानी कि रंग। ठीक है, कपड़ों को रंगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इसकी उस समय पर जो हाई डिमांड थी, कहाँ, यूरोप में, या हम बोलें यूरोपियन मार्केट्स में इसकी बहुत हाई डिमांड थी। ठीक है, क्यों हुई थी, क्योंकि यूरोप में 18th सेंचुरी में हुआ था औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यहाँ हुई थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक है, तो यूरोप में जो अभी तक जो थे वो एक वोड प्लांट आता है यहाँ पे एक, ठीक है, वोड नाम का प्लांट था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में। लेकिन जब इनको चला पता कि जो इंडियन इंडिगो है, इंडियन इंडिगो यानी कि इंडिया का जो नील है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो इन्होंने फिर वहाँ से इसको इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, कहाँ से, इंडिया से। ठीक है, मतलब इंडिया से मंगाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब नील की जब खेती होती थी तो उस समय कल्टीवेशन कैसे होता था, यानी कि कैसे खेती कैसे करवाते थे, इसका सिस्टम कैसे बना था। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के सिस्टम आपने पढ़ने हैं इस खेती में। एक तो था निज सिस्टम, ठीक है, दूसरा है रॉयल्टी सिस्टम या रैयत सिस्टम। ठीक है, निज सिस्टम में क्या था, देखो जो निज सिस्टम में
जो लैंड का कंट्रोल डायरेक्टली था, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या था, जो लैंड का जो कंट्रोल था वो डायरेक्टली था, यानी कि डायरेक्टली कंट्रोल लैंड थे यहाँ पे, तो डायरेक्टली कंट्रोल्ड लैंड, ठीक है, यानी कि जो बोरा है उसी का ज़मीन पे कब्जा है, उसका नियंत्रण है ज़मीन पे, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी, ठीक है, क्योंकि जो नील की खेती है उसके लिए चाहिए थी हाईली फर्टाइल लैंड, यानी कि उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत थी, ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत थी, ठीक है। और दूसरी दिक्कत यहाँ पे ये होती थी, एक तो जिस समय पर नील की खेती की जाती थी वही समय जो था वो यहाँ पर चावल की खेती करने का भी था, ठीक है। तो जो वर्कर्स होते थे वो चावल की खेती में भी जाते थे, ठीक है। अब क्योंकि वर्कर्स तो काम करने वाले उतने ही हैं, अब उन वर्कर्स को यहाँ पे नील की खेती भी करवानी है, तो वर्कर्स की थोड़ी कमी हो जाती थी। यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी। अगला सिस्टम है जो रैयत सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या था, तो रैयत जो वर्ड आया है वो लोकल पीजेंट जो थे, लोकल जो किसान वगैरह थे उनके लिए आता है। यहाँ पे ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती यानी कि फोर्स्ड लेबर था, ठीक है, यानी कि ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी, ठीक है। एक तो ये था, मतलब ज़बरदस्ती उनसे बोलते थे कि भाई क्या करोगे तुम, नील की खेती करो अपने, उसमें ज़बरदस्ती खेती करवाते थे, ठीक है। और जब ये उनके साथ जब ये बातें होती थी तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बोल दो, ये उनसे साइन करवाया जाता था। अब जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था तो उसमें मतलब वही लिखा रहता था कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से ये नील की खेती कर रहा हूँ वगैरह, ठीक है, इस तरीके की बातें होती थी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी थी कि मैं इनसे लोन भी ले रहा हूँ, ठीक है, पैसा यानी कि कैश भी यहाँ पर लोन दिया जाता था, ठीक है, मतलब ज़बरदस्ती भाई लो, लोन भी लो, ठीक है। ये एक तरीके का ट्रैप होता था उनको कर्जे में फंसाने का, ताकि वो नील की खेती करने के लिए मजबूर हो जाएं, ठीक है। उनको एडवांस में कैश दिया जाता था और जब उनको रिटर्न करना पड़ता था, वो सब चीज़ें जब रिटर्न करनी पड़ती थी, ठीक है, तो उन पर लगभग 25% का जो 25% का जो वो है चार्ज है, ठीक है, वो इंटरेस्ट समझ लो, ब्याज समझ लो, इतना लगाया जाता था जितनी, मतलब, और वो भी किसका, जो उनकी लैंड की कैपेसिटी होगी उसका 25%, ठीक है, इतना उन पर चार्ज लगाया जाता था, ठीक है। अब ये जो नील की खेती थी, नील की खेती में आपने देखा कि दो तरह के सिस्टम यूज़ होते थे भाई। जब ये नील की खेती यहाँ पे स्टार्ट हुई तो इससे जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। परेशान क्यों हुए, एक तो नील की खेती के बदले अनइकोनॉमिक प्राइसेस यहाँ पर दिए जाते थे, यानी कि मूल्य बराबर नहीं था, ठीक है। तो ये पेज बच रहा है, खाली पेज तो नहीं है, चलो एक पेज खाली ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूल्य जो था वो बराबर नहीं मिलता था। बराबर मूल्य से मेरा मतलब है कि जितनी कीमत एक्चुअल में होनी चाहिए थी उतनी कीमत नहीं मिलती थी, ठीक है, इसलिए लोग परेशान थे, ठीक है। दूसरा, जब नील की खेती होती थी तो भाई वो ज़मीन तो सारी ऑक्यूपाई वो कर लेगी, नील की खेती में ऑक्यूपाई हो जाएगी, तो जो मेन खेती है, जो मेन अनाज है, चावल वगैरह, इनकी खेती यहाँ पर नहीं हो पाती थी फिर, ठीक है। और क्या दिक्कत थी, और दिक्कत ये थी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि जो नील की जड़ें जो होती हैं, नील की जड़ें वो कैसी होती है, नील की जड़ें होती हैं गहरी, और गहरी जड़ जो होती थी, जैसे मान लो ये नील का प्लांट है, इसकी जड़ें ये गहरी हैं, तो ये जो मिट्टी होती थी, ये मिट्टी का जो सारे न्यूट्रिएंट हैं, यानी कि सारे जो पोषक तत्व हैं उनको ख़त्म कर देता था, ठीक है। अब पोषक तत्व खत्म हो गए तो वो उस ज़मीन में अब बाकी जो अनाज उसकी खेती कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं होता था, यानी कि वो फसल बर्बाद हो जाती थी, जो बाकी फसलें बोई जाती थी वहाँ पर, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा ये था, मान लो कोई किसान है, उसने एक परेशानी ये थी, अब किसान है उसने कर दिया मना, किसान ने क्या करा, किसान ने मना किया नील की खेती करने के लिए, तो जो ये प्लांटर्स थे, यानी कि जो ये नील की खेती करवाते थे, उनके अपने गुंडे हुआ करते थे, जिनको वो लठियाल्स बोलते थे। क्या बोलते थे इनको, लठियाल,
ठीक है। ये जाके मारपीट करते थे और डराते धमकाते थे कि भाई नील की खेती करने के लिए मजबूर भी करते थे साथ साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब आप देखते हैं जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ, ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट यानी कि नील विद्रोह। नील विद्रोह जो हुआ वो कैसे शुरू होता है, ठीक है। तो बात है बंगाल की, ठीक है। बंगाल में मार्च 1859 1859 में, ठीक है, दो भाई थे, दो भाई और दोनों के दोनों तबाही, ठीक है। दो भाई दोनों तबाही, इनके नाम थे, देखो इनके नाम थे विष्णु चरण विश्वास और दूसरे भाई का नाम है दिगंबर विश्वास, ठीक है। ये दोनों भाई थे, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बंगाल का? नाडिया जिला, ठीक है। इन दोनों भाइयों ने इसके खिलाफ यहाँ पे क्या करा, इसके खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ दी कि जो नील की खेती है वो हमारे किसान भाइयों को बर्बाद कर रही है और ये कम्प्लीटली बैन होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये बात कही कि कम्प्लीटली क्या होनी चाहिए, बैन होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि भैया, इन्होंने कहा हम नील की खेती नहीं बोएंगे, ठीक है। और जो ये रेंट वेंट हमें देना है, ठीक है, ये नहीं देंगे, ठीक है। और इन्होंने साथ साथ में क्या करा, अटैक करना स्टार्ट कर दिए फैक्ट्रीज़ पर, ठीक है। जो फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी थी नील की खेती की, उन पर इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और उस समय पर एक प्रसिद्ध नाटक भी लिखा गया जिसका नाम था नील दर्पण। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा सकता है आपसे, पूछा भी गया है पिछले एग्ज़ाम्स में भी कि नील दर्पण एक नाटक था, ठीक है। अब ये लिखा किसने था? ये लिखा था दीन बंधु मित्र ने, ठीक है। इन्होंने लिखा था 1860 में, ठीक है। इसमें उन्होंने सब वही जो नील की खेती थी उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उससे जुड़ी हुई, कैसे किसानों का शोषण हो रहा था, ये सब बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी थी, ठीक है। अब ठीक है, इतना सब कुछ चला यहाँ पे, इतना इन्होंने चीज़ें यहाँ पे करी, इतना यहाँ पे इन्होंने विद्रोह वगैरह, रिवोल्ट वगैरह हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद डर गई वहाँ पे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1860 में एक बैठाया नील आयोग या नील कमीशन, जिसका काम था ये चेक करना कि नील की खेती से क्या वास्तव में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं इंडिया में या नहीं, ठीक है। अब नील आयोग ने भी पाया कि हाँ, जो नील की खेती है उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं यहाँ पर, और एक इसने रिपोर्ट पेश करी जो कि किसानों के हक में थी, ठीक है। किसानों के हक में रिपोर्ट दी थी इसने, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट को आधार मानते हुए फिर जो यहाँ पर नील की खेती थी कहाँ, बंगाल में, उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से जो दो भाई थे, विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, और बाकी सारे लोगों के मिले जुले सहयोग से बंगाल में जो इंडिगो जो कल्टीवेशन था, नील की खेती थी, उसे रोका गया, ठीक है। अब भाई जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो भाई नील चाहिए था, तो उन लोगों ने क्या किया, ठीक है, इन्होंने अब कहा कि चलो बंगाल में हम नहीं कर पा रहे, बंगाल में तो खेती नहीं कर पा रहे, तो ये बंगाल से कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार में। ये शिफ्ट हो गए बिहार में। एक मिनट, तो ये शिफ्ट हो गए बिहार में, ठीक है। बिहार में इन्होंने चलाया एक सिस्टम जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। कहाँ गया भाई सिस्टम? बिहार में इन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसका नाम था तीन कठिया सिस्टम,
3 कठिया सिस्टम, ठीक है, 3 कठिया प्रणाली, इंग्लिश में लगा देता हूँ, ठीक है, 3 कठिया सिस्टम। अब ये कानून था, ये एक प्रणाली थी। इसके तहत क्या होता था, इसके तहत आप जो किसान थे उनको अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करना ज़रूरी होता। नील की खेती, ठीक है, तो ये अपने 3/20 भाग पर नील की खेती करेंगे, ठीक है, ये कानून बन चुका था, ठीक है। और अगर कोई किसान ऐसा करने से मना करता है तो भाई उसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कर यहाँ पे करना पड़ता था। तो किसान यार उतना पैसे कहाँ से देगा, उतना टैक्स कहाँ से देगा, तो वो मजबूरन इतने भाग पर, ठीक है, नील की खेती करता ही था, ठीक है। तो फिर वहाँ के लोग भी भाई, क्योंकि नील की खेती तो परेशानी है ना, क्योंकि इंडिया में तो मेनली नील का खेती उतने पैमाने पर नहीं होती थी। अब उस पैमाने पर खेती हो रही है, तो जो अनाज वगैरह है वो उगा नहीं पा रहे हैं, और या तो फिर नील की खेती के बदले उतना पैसा मिल रहा होता तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो परेशानी हर तरह से थी। तो परेशानी बिहार में भी स्टार्ट हुई। अब बिहार में स्टार्ट हुई तो यहाँ पर आपने एक नाम याद रखना है, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये एक बिहारी किसान थे राजकुमार शुक्ला, ठीक है। उन दिनों गांधी जी की चर्चा होना स्टार्ट हो गई थी, तो इन्होंने इनवाइट कर लिया किसे, गांधी जी को, यानी कि महात्मा गांधी को। तो उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया, और कब किया, 1917 में इन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट कर लिया कि भैया आओ और ज़रा ये जो आप करते हैं सत्याग्रह वगैरह यहाँ करो, क्योंकि यहाँ लोग बहुत परेशान हैं इस नील की खेती की वजह से, ठीक है। तो फिर गांधी जी पहुँचे बिहार, और बिहार की किस जगह पहुँचे, ये पहुँच गए चंपारण में। बिहार के चंपारण जो नामक जगह है वहाँ गांधी जी पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ पे जाकर उन्होंने चंपारण एग्रेरियन कमेटी की यहाँ पे स्थापना हुई, जिसके गांधी जी भी एक मेंबर थे, ठीक है, मतलब ऐसा हुआ कि गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी ने वहाँ पर अपना जो सत्याग्रह वगैरह है, चंपारण सत्याग्रह, वो स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने के बाद भाई ब्रिटिश लोग फिर यहाँ पे घबराए, तो उन्होंने इस बार चंपारण एग्रेरियन कमेटी बना दी, जिसमें गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया गया। उस कमेटी ने फिर रिपोर्ट दी, उसने कहा भैया जो ये 3 कठिया सिस्टम है ये तो बहुत ख़राब है, ठीक है, तो इसको ख़त्म किया गया पहले तो जो ये 3 कठिया सिस्टम था इसे ख़त्म किया गया, ठीक है। और जो इसकी वजह से जो दिक्कतें हुई थी, उस वजह से जो लॉस हुआ था किसानों को 25% रिफ़ंड कर दिया गया, 25% रिफ़ंड किया गया यहाँ पे, ठीक है। और ठीक है, ये था चंपारण वाला, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रख लीजिए आप, तो यहाँ पर अभी तक गांधी जी को सिर्फ गांधी जी ही बोलते थे, महात्मा गांधी नहीं बोलते थे अभी तक, उस महात्मा नाम उनको नहीं था। तो इसके बाद गांधी जी को एक टाइटल दिया गया, किसका, महात्मा का, ठीक है। क्या आप जानते हैं वो टाइटल किसने दिया था, ठीक है, तो ये टाइटल दिया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित सबसे पहले किसने किया था, तो कब किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, आफ्टर इंडिगो रिवोल्ट इन बिहार चंपारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ठीक है, होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 को करने में मज़ा आया होगा, आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर बोला कि स्तंभों का मिलान करना है, और यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार से। ये बोला कि एक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी, ठीक है। ये एक तरीके से पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन भी है, तथ्यों के साथ पे है, तथ्य आपको पता है, ज्ञात है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। फिर है एक राज्य के रूप में गुजरात 1966 में अस्तित्व में आया, और हरियाणा एक राज्य बना 1960 में।
ठीक है। तो पूरे तरीके से यहाँ पर तथ्य हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको इनमें से कुछ तथ्य तो मालूम ज़रूर होने चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो पहले तो हम सही जवाब की बात करते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई और वो और आगे जानेंगे। ठीक है, तो पहला बात की है कि एक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश की स्थापना 1956 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ देखो, अब थोड़ी सा अगर आपको नॉलेज है और थोड़ा सा अगर आप यहाँ पर कुछ अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, कुछ आप लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, तो भी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखिए, ये बोला कि आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1956 में। अब इतना आप सभी को पता होगा कि भाई भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। फिर ये बोला राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट 1953 में दी। अच्छा, ये बताओ, जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने पहली रिपोर्ट ही 1953 में दी है, तो आंध्र प्रदेश 1956 में कैसे बनेगा भाई? रिपोर्ट जब दी उसी के बाद तो बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं इतना? ठीक है, तो पहले का वाला है दूसरा। अब फर्स्ट का दूसरा आप देख लीजिए कहाँ पर है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। ऑप्शन 3 ऐसे भी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व। मतलब आपको अगर सारा नहीं पता है तब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो। ठीक है, आइए अब जरा इसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका जो और जो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, वो जानने का थोड़ा यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो भाई, हम बात करते हैं पहले आंध्रा की। ठीक है, आंध्रा की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं पहले। देखो, तो जो आंध्रा जो था पहले, वो मद्रास का हिस्सा था एक। ठीक है, मद्रास का हिस्सा था। ठीक है, अब यहाँ के लोग ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल करते थे, कौन सी? तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग थे मद्रास में। ठीक है, आंध्रा क्योंकि मद्रास का हिस्सा था, तो इन जो ये तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करते थे, इन लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ से एक अलग राज्य की मांग उठी। ठीक है, और ये मांग उठी, और इसमें जो सबसे मेन नाम आता है वो आता है श्री रामुलु। थोड़ा सा नाम कठिन है बोलना, पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ये मेन लीडर आए जो भी मांग उठी उसके लिए, और इन्होंने रखा यहाँ पे क्या? फास्ट। इन्होंने यहाँ पे फास्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे अभी सोनम वांगचुक कर रहे हैं फास्ट। ठीक है, CGP जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पर, वैसे इन्होंने फास्ट करना स्टार्ट किया। 56 दिन तक इन्होंने ये फास्ट करा, 56, और आफ्टर दिस फास्ट इनकी हो जाती है डेथ। अब जो लीडर था, जब वो डेथ हो गई तो लोग फिर काबू में नहीं रहते हैं, फिर वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत बिगड़ जाती हैं, एक तरीके से गवर्नमेंट के हाथों से निकल जाती हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जब ऐसा हुआ तो एक आयोग बनाया गया 1953 में। 1953 में कमीशन बना जिसका नाम था फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे, इसलिए इसका नाम रखा गया फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में। ठीक है, और इसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी। ठीक है, और साथ ही आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट को बेस मानते हुए फिर 14 स्टेट्स बनते हैं और 6 यूटीज़ बनती हैं, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, और फिर उसके बाद इसी के आधार से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया 1956 में। ठीक है, ये जो है ना राज्य पुनर्गठन आयोग, ये 1956 में बनाया गया फिर। ठीक है, मतलब इसने अपनी जो रिपोर्ट थी 1956 में दी होगी। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शंस में से किसकी
ऑप्शन में देखो, एक तो हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर ली और इसमें गुजरात की एक बात थी, तो कुछ थोड़ा गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात जो बनता है वो बनता है 1960 में। ठीक है, गुजरात बनता है 1960 में। पहले गुजरात जो था वो महाराष्ट्र का एक हिस्सा था। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र का हिस्सा तो नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हम महाराष्ट्र और गुजरात जो थे उनको कंबाइंडली बोला जाता था बॉम्बे। ठीक है, 1960 में। और तो उसके बाद फिर इसको 15वां राज्य बनाया गया, क्योंकि 14 राज्य यहाँ बन चुके थे। ठीक है, फिर 1960 में इसे गुजरात को 15वां राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद बात होती है अगली हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा को बनाया जाता है 1966 में, 1966 में फिर यहाँ पर हरियाणा बना दिया जाता है। ठीक है, हरियाणा का किससे अलग होकर बनता है? ये बनता है पंजाब से अलग होके। पंजाब से अलग होके इसको हरियाणा को बनाया जाता है और इन दोनों की एक ही कैपिटल को बनाया गया। उस कैपिटल का नाम बताइए आप लोग। तो उस कैपिटल का नाम बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग सभी, उसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ जो है इनकी कंबाइंड कैपिटल बनाई गई। ठीक है, ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ हो गई ना आपकी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद से क्या क्या चीज़ें चली हैं थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। 1960 में गुजरात बनता है हमारा 15वां स्टेट बनता है। ठीक है, 1963 में बनता है नागालैंड। ठीक है, ये बनता है 16वां स्टेट। ठीक है, ये 15वां बना था, ये 16th बनता है और इसको असम से अलग होकर बनाया था। ये असम से थोड़ा इसको अलग करके बनाया गया था। 1963 में बनता है, नहीं ये तो नागालैंड बन गया ना। हाँ, 1966 में बनता है HR हरियाणा। ठीक है, और ये बनता है 17वां। ठीक है, फिर 1971 में बनता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ये 18वां राज्य बनता है। ठीक है, इसको UT था पहले ये, और फिर बाद में इसे 18वां राज्य बनाया जाता है। ठीक है, इसको UT से स्टेट बनाया जाता है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं जो लास्ट बनने वाले कौन से थे। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हमारे कितने राज्य हैं इस समय? बताओ कितने राज्य हैं? तो इस समय हैं हमारे टोटल 28 राज्य। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कितने राज्य इस समय? 28 राज्य हैं। ठीक है, तो लास्ट की एक बार लास्ट में देख लेते हैं कि लास्ट में 3-4 राज्य कौन कौन से बने हैं फटाफट से। ठीक है, देखो एक राज्य है, इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये भारत का 26वां राज्य है। ठीक है, इसको मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, MP से अलग करके बनाया गया था और ये 1 नवंबर 2000 को बना था। ठीक है, फिर उसके बाद अगला राज्य जो बनता है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो है 27वां राज्य। ठीक है, भारत का 27वां राज्य, और इसको जो बनाया गया था वो 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद झारखंड। ठीक है, झारखंड बनता है, ओहो माफ़ करना, झारखंड बनता है हमारा 28वां राज्य। ठीक है, झारखंड बनता है 28वां राज्य। अच्छा, ये उत्तराखंड है इसको UP से अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अब जो झारखंड होता है हमारा वो 28वां राज्य बनता है। ठीक है, और ये बनता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये बनता है 15 नवंबर 2000 को। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आती है कि 15 नवंबर 2000 को ही बर्थ एनिवर्सरी बनाई जाती है किसकी? बिरसा मुंडा जी की, जिनको ट्राइबल्स लोग ने भगवान का दर्जा दिया हुआ है अपने। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा करके बुलाते हैं उनको, तो बिरसा मुंडा जी की। ठीक है,
ठीक है, तो ये 28th स्टेट बनता है। अच्छा, उसके बाद तेलंगाना भी बनता है, ठीक है, तेलंगाना बनता है, 29th स्टेट बनता है, ठीक है, और ये बनता है 2 जून 2014 को। तो इस प्रकार से तो अब भाई हम कह सकते हैं कि कितने राज्य हैं। जब 29th तेलंगाना बना तो 29 राज्य हैं, ठीक है, लेकिन है तो अभी वर्तमान में कितने, 28 राज्य हैं। तो 28 कैसे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में अभी 2019 में ही, अभी 2019 में JNK, जैसे पहले हम स्टेट कंसिडर करते थे, उसको अब हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, यूटी। तो वो एक स्टेट यहाँ कम हो गया ना, ठीक है, अब वो यूटी बन गया है। तो इस प्रकार से 28 राज्य हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों की जानकारी समझ में आई होगी और आप लोगों का रिवीजन भी यहाँ से होगा, और साथ साथ में रिवीजन होने के साथ साथ में ये आपको कुछ नई जानकारी अगर मिल रही होगी तो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में भी ज़रूर काम आएगी, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियोज़ यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको आपको लगता है कि ऐसा चीज़ की ज़रूरत है, जिनके लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो को तो लाइक कर देना। अगर हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द बुद्धा टोल्ड द वज्जीज दैट दे वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो बुद्ध ने वज्जी वासियों को, ठीक है, वज्जी जगह का नाम, वहाँ के लोगों से कहा कि वे तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक, ठीक है, पहला है वे नियमित रूप से जनसभाएं आयोजित करेंगे, दूसरा वे आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, तीसरा है वे स्थापित नियमों का पालन करते रहेंगे, या चौथा वे वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, सपोज़ कि आपको ये जो ऑप्शन है इनके बारे में कुछ नहीं पता, आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ये तो लग रहा होगा ना कि सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और ये बुद्ध से जुड़े हुए भी हैं, ठीक है। जो भगवान बुद्ध हैं उनकी जो शिक्षा है उनसे ज़्यादा आपको लगता है ना कि बुद्ध ने ऐसा तो कहा ही हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता तो आप ये तो मानोगे ना कि बुद्ध ये तो कहेंगे कि वे जब वज्जीवासी जब तक उन्नति करेंगे, जब तक वे नियमित रूप से जनसभाएं करेंगे। जनसभाएं का मतलब सारे लोग एक साथ बैठ के मिलजुल कर बैठ के फैसले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसा बुद्ध ने कहा हो सकता है। वे आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, बिल्कुल कहा होगा बुद्ध ने ऐसा। वे स्थापित नियमों का पालन करते रहेंगे, नियमों के तहत चलेंगे, ये भी सही है। और वे बच्ची महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं पता तो आप भी तब भी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो हम ये जो वीडियो सीरीज जो चलेगी इसमें हमने सिर्फ चीज़ें ये नहीं सीखनी कि क्या नॉलेज तो लेनी है हमने, साथ साथ में हमने एक अप्रोच भी सीखनी है, ठीक है। समझ में आप लोगों के आ रहा होगा, हमने एक अप्रोच भी सीखनी है कि हम कैसे अटैम्प्ट करें क्वेश्चन को। बात सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं है, ऐसा कोई और क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने कैसे अटैम्प्ट करना है, थोड़ा टाइम देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तुक्का भी बोल दो इसे, लेकिन तुक्का नहीं है भाई, ये इसके पीछे एक लॉजिक है, एक तरीका है करने का क्वेश्चन को, ठीक है। तो सारे ही हमारे ऑप्शन ठीक हैं, तो A और B C D सारे ऑप्शन सही, ठीक है। अब हमने थोड़ा ये वज्जी जो यहाँ पे आया था इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ लेते कि ये क्या बात यहाँ पे आई, ठीक है। तो जो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो ये जो बात आ रही है कि वज्जी वासियों से बुद्ध ने ऐसा कहा, तो ये तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो ग्रंथ है, तो उसमें ये है, कौन से उसमें लिखी है, तो ये है महापरिनिब्बना सुत्ता, इसमें ये लिखा गया महापरिनिब्बना सुत्ता में ये बातें मिलती है। इसमें एक स्टोरी मिलती है कि जो मगध के जो किंग था, एक मगध के किंग थे, उनका नाम था अजातशत्रु। मगध किंग थे अजातशत्रु, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो एक प्लानिंग करते हैं, एक अटैक प्लान करते हैं किसके ऊपर, वज्जी संघ, यानी कि जो वज्जी जो है, जो महाजनपद, अभी इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, उस पर ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं अटैक की, ठीक है। कौन, अजातशत्रु, ठीक है। तो ये एक अपने मिनिस्टर जो इनके वसाकर थे उसको भेजते हैं बुद्ध के पास, ठीक है, किसके, बुद्ध के पास भेजते हैं, ठीक है। जो अजातशत्रु अपने मिनिस्टर को बुद्ध के पास भेजते हैं एडवाइस लेने के लिए कि भाई ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं कि सही है क्या है। तो
तो जो बुद्ध हैं तब वो बताते हैं, तब वो बुद्ध बोलते हैं कि बुद्ध जो व्रजवासी हैं वो तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वो ये सारे काम करेंगे, तब तक वो उन्नति करते रहेंगे, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वहाँ से लिया गया है। ठीक है, फिलहाल हमने अभी शब्द देखा महाजनपद, आपने भी सुना होगा महाजनपद है क्या महाजनपद, ये थोड़ा देखते हैं। देखिए जो महाजनपद है एक्चुअल में 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी में, ठीक है 6th सेंचुरी BC में नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में, ठीक है नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जो पावरफुल किंगडम्स थे, ठीक है वो उनको महाजनपद बोला गया। ठीक है, और इसकी जानकारी, इन महाजनपदों की जो जानकारी वो हमें कहाँ मिलती है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसकी जानकारी हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय क्या है, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इसमें मिलती है, और साथ में भगवती सूत्र इसमें भी मिलती है। अब ये क्या है, भगवती सूत्र क्या है, ये एक जैन ग्रंथ है, ये है जैन ग्रंथ, और ये है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो ये सारे हैं, सारे यहाँ पे क्या है, आप लोग देखेंगे कि 16 महाजनपद हैं, जिसमें कंबोज, गांधार है, कुरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, पांचाल, कोसा, ठीक है, और वत्स, छेदी, असका, वज्जी जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, मल्ल, अंग, काशी और मगध। ठीक है, ये सारे के सारे हैं क्या, 16 के 16 महाजनपद। इन सारे 16 महाजनपदों में से जो मगध है, ठीक है, जो ये मगध है, मगध जो महाजनपद है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल महाजनपद था। ये है मोस्ट पावरफुल महाजनपद। क्यों था मोस्ट पावरफुल, ठीक है, मगध किंगडम, क्योंकि एक तो यहाँ पर थी उपजाऊ ज़मीन। ठीक है, तो उपजाऊ ज़मीन थी यहाँ पे, तो अनाज की खेती की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, दूसरा यहाँ के जो फॉरेस्ट थे उनमें हाथी हुआ करते थे, जिनका इस्तेमाल आर्मी में करते थे, तो इनकी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग थी इसका मतलब। ठीक है, तीसरा इसी के पास में जो मगध की जो कैपिटल थी राजगृह। ठीक है, ये कैपिटल्स भी आपको पता होनी चाहिए। राजगृह मगध की कैपिटल थी। यहाँ पर राजगृह कैपिटल थी, यहाँ पर आयरन ओर था, यानी कि जो लौह अयस्क हैं इसकी खदानें थी, जिनसे यहाँ पर हथियार, इनकी वेपन बनते थे। तो इनकी आर्मी तो पहले स्ट्रॉन्ग थी, आर्मी के पास वेपन भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग थे, तो इसलिए यहाँ पे देखो जिसकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो जो किंगडम है वो तो अपने आप ही पावरफुल वैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मगध था वो पावरफुल था। ठीक है, एक तरीके से पावरफुल रीजन बना, इस प्रकार से बना। ठीक है, अब अभी मैंने आपसे कहा कि आपको इसकी जो कुछ कैपिटल्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कैपिटल्स नहीं पता है तो एक बार हम मेरे तरीके से इन कैपिटल्स को याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन भाई ऐसे उटपटांग तरीके काम आ जाते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उनके बीच का, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैंने ये देखा है कि एग्ज़ाम में मुझे ये याद आ जाता है कि मैं इस तरीके से अगर कोई चीज़ें पढ़ता हूँ तो। जैसे देखो, अब कुछ चीज़ें तो आपको मतलब वैसे याद कर लेना। मत्स्य, मत्स्य आप समझो, मत्स्य मतलब कैसे बोलते हैं, मछली, मछली बोलते हैं ना, मत्स्य। ठीक है, तो विराट, इसकी क्या कैपिटल क्या है, विराट नगर, तो बहुत विराट मत्स्य थी, बड़ी मत्स्य थी। ठीक है, ऐसा याद कर लो देखो उसको। ठीक है, और जैसे अंग, ठीक है, अंग का याद करो चंपा, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। अब अंग और चंपा का क्या रिलेशन बना सकते हो, तुम्हें पता है, बना लो। ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे आप याद कर सकते हो मल्ल, तो मल्ल युद्ध, ठीक है, कुश्ती, तो कुश्ती से कुशीनगर, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, काशी वाराणसी तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। मगध की, ठीक है, मगध की क्या है, राजगृह, उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, कुरु, ठीक है, जो कुरु है, कुरु से याद कर लो कौरव, कौरव का इंद्रप्रस्थ, तो इसके इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, ऐसे याद कर दो। पांचाल, ठीक है,
पंचाल काम्पिल्या, पंचाल की काम्पिल्या, ठीक है। कम्बोज, कम्बोज, तो कम्बोज होगा जब राज से बात करेंगे तो राजपुर, राज से बात करके कम्बोज किया हमने अपना, तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी कुछ ना कुछ बना के, मतलब मैं नहीं करूँ ऐसे याद करनी है, आपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ बना के याद करना है चीज़ का, ठीक है। चलिए, तो ये आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। अब इतना सब कुछ देख लिया है, तो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ मेन जो चीज़ है उसको भी देख लेते हैं, वो है बुद्धिज़्म। तो आइए थोड़ा बुद्धिज़्म को भी जानते हैं। देखो भाई, तो आप सबको पता है जो बुद्धिज़्म है वो किन से जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा है महात्मा बुद्ध से, ये तो सभी को पता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 563 BCE में। इस समय हुआ था। कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये जानते हैं। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बचपन का नाम, ये बुद्ध पहले से नहीं थे, इनके बचपन में कुछ इनका और नाम था, ठीक है। तो बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था इनका, याद करो, कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, क्या नाम था इनके? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था बचपन का इनके? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि भाई सिद्धार्थ जो थे, यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे, बचपन से थोड़े से जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, तो इनके मन में जिज्ञासा आती। तो एक बार तो ये 29 साल की उम्र में, 29 ईयर ऑफ एज, तो ये गृह त्याग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो महात्मा बुद्ध हैं, इनके हर समय को, ठीक है, एक खास नाम दिया गया है, ठीक है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये जो नाम है वह है महाविनिष्क्रमणा, ठीक है। महाविनिष्क्रमणा ये क्या है इनका? जो इन्होंने जो गृह त्याग किया था, जो इन्होंने गृह त्याग किया था, उसे बोला गया महाविनिष्क्रमणा, ठीक है। अच्छा, ये कितनी उम्र में किया था इन्होंने? ये इन्होंने किया था 29 साल में, 29 ईयर्स के जब ये थे तब किया। और इनका जो सिंबल है, इस चीज़ का एक सिंबल है, किस सिंबल से इनको बनाया गया? तो ये घोड़े से, इसको घोड़ा है, इस चीज़ का सिंबल क्या है? घोड़ा, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है निर्वाण। निर्वाणा किसे बोलते हैं? बौद्ध उसमें ज्ञान प्राप्ति को, यानी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो 29 साल की उम्र में घर से निकले, तो लगभग 6 साल तक ये जगह जगह जाते रहे, और अंत में इनको जब ये 35 वर्ष के हुए हैं, कि 6 सालों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है। और वो कहाँ हुआ ज्ञान प्राप्त? वो हुआ बिहार में। अच्छा, बिहार में किस जगह पे, ये भी पूछा गया है। तो एक जगह है, इसका नाम है बोध गया। यहाँ इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कौन से? पीपल के पेड़ के नीचे, इसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है, कौन सी रिवर के वहाँ पे, ठीक है, ये भी पूछा गया है। तो उस रिवर का नाम है निरंजना रिवर, यानी कि निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है बोधि वृक्ष, बोधि पेड़ या बोधि वृक्ष, ये सिंबल है इस चीज़ का, ठीक है। अब देखते हैं अगला में क्या है? ये है धर्म चक्र परिवर्तन। ये है धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। ये किस चीज़ का नाम है? ये है जिन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ,
पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ कहाँ पर है? तो सारनाथ है वाराणसी में। ठीक है, तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। कितने छात्रों को, कितने शिष्य थे उस समय पर इनके? 5 शिष्यों को इन्होंने ये उपदेश दिया था। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है पहिया या चक्र। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला, जिसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण किस चीज़ को बोला जाता है? महापरिनिर्वाण बोला जाता है बुद्ध की मृत्यु को। ठीक है, इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये कब हुई? 433 BCE में। ठीक है, कहाँ हुई? ये हुई कुशीनगर में। ये कहाँ हुई? कुशीनगर। ठीक है, जो महाजनपद था ना, एक 16 महाजनपदों में से एक जनपद था, उसका नाम था मल्ल। तो मल्ल उसी की कैपिटल है, मल्ल की कैपिटल है कुशीनगर। ठीक है, ये यूपी में पड़ता है, आज के दिन में यूपी पे है। इसका संकेत क्या है? स्तूपा। जो बौद्ध स्तूप होते हैं, तो ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब 4 आर्य सत्य हैं जो नोबल ट्रुथ माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। 4 जो नोबल ट्रुथ जो कहे जाते हैं बौद्ध धर्म में, वो क्या है? ठीक है, चलो एक बार इनको देख लेते हैं कि 4 जो नोबल ट्रुथ हैं ये क्या हैं। तो जो 4 नोबल ट्रुथ में से सबसे पहला है वो है दुख। ठीक है, दूसरा है, मतलब संसार में दुख तो है, ये तो मानते हैं। ठीक है, दूसरा है दुखा समुदाय। दुखा समुदाय मतलब दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है तृष्णा। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छाएं। अगर इच्छाएं हैं तो दुख भी है। ठीक है, तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध। ठीक है, दुख निरोध क्या का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुख का निवारण पॉसिबल है, निवारण संभव है। ठीक है, दुख, जो भी दुख है उसका, हर दुख का निवारण संभव है। चौथा है दुख निरोध गमिनी प्राप्ति। प्रतिपदा। ठीक है, गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, इन्होंने कहा कि निवारण है और निवारण का एक रास्ता है। निवारण का एक रास्ता बताया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नोबल ट्रुथ बोले हैं कि निवारण का रास्ता है और एक रास्ता है कि भाई ये सब चीज़ें हमें त्यागनी पड़ेंगी। इच्छाएं त्याग दो तो दुख अपने आप खत्म। ठीक है, अब बुद्ध धर्म में एक मेन चीज़ आपने और देखनी है, वो है अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, ये भी काफ़ी प्रचलित है इसमें, अष्टांगिका मार्ग। ठीक है, तो अष्टांगिका मार्ग किस लिए है? दुख की मुक्ति के लिए, निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग बताया गया है? अष्टांगिका मार्ग बताया गया है। ठीक है, बुद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बौद्ध धर्म के 3 जो मेन रत्न हैं, एक तो है बुद्ध, स्वयं बुद्ध। दूसरा धम्म, बुद्ध ने जो धम्म बताया है। और तीसरा है संघ। तो ये 3 रत्न हैं जो बौद्ध धर्म में माने जाते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में जितने उपदेश, बातें, ग्रंथ मैक्सिमम जो देखे गए हैं, वो कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? वो सब लिखे गए हैं पाली भाषा में। ठीक है, वो लिखे गए हैं सब पाली भाषा में।
अच्छा, बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, जो इनका साहित्य है वो, इसमें मेनली दो चीज़ें आप याद रखिए। हम बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट जो साहित्य है, जो उपदेश वगैरह लिए हैं, तो इसमें देखो, एक तो आप देखिए त्रिपिटिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, त्रिपिटका, ठीक है। 3 त्रिपिटिका इसमें क्या क्या है, एक तो है इसमें सूत्ता पिटिका, ठीक है, दूसरा है निहाय पिटका, तीसरा है अभिधम्म पिटिका, अभिधम्म पिटिका, ठीक है। फटाफट से देखिए इनमें क्या क्या है। सुत्त पिटिका में उपदेश हैं, जो बौद्ध के, जो बुद्ध धर्म ने भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सुत्त पिटिका में आते हैं। निहाय पिटिका में जो आते हैं वो सारे रूल्स आते हैं, जो यानी कि जो बौद्ध भिक्षु हैं और जो संघ हैं उनके क्या नियमों, किन नियमों को मानेंगे, वो निहाय पिटिका में आते हैं। अभिधम्म पिटिका में आता है सारा इनका जो दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है, पूरा बौद्ध फिलॉसफी है, वो अभिधम्म पिटिका में आती है, ठीक है। तो एक तो त्रिपिटिका में तो ये चीज़ें आती हैं, दूसरा है इनकी जातक टेल्स, यानी कि जातक कथाएं, जातक टेल्स या जातक कथाएं, ठीक है। इसमें क्या है, जो बौद्ध के पिछले जन्म की कहानियाँ हैं उनका संग्रह है, जिनसे मॉरल वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे लोगों को, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बन सकता है बुद्ध धर्म से, वो ये बन सकता है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, वो आपने याद रखनी है। जो पहला वाला जो है वो कहाँ हुई थी, वो देखिए, ठीक है। वैसे तो कब हुई थी ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, कहाँ हुई थी मेन पूछा जाता, तो मैं मेन में बात करता हूँ। ये हुई थी राजगृह में। राजगृह क्या है, अभी पढ़ा था हमने, जो मगध है उसकी राजधानी थी, जो 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर था। ये किसने करवाया था, तो उस वहाँ का जो राजा था, क्या नाम है उसका, इसका नाम था किंग का अजातशत्रु। ये अजातशत्रु ने करवाई थी, ठीक है, जो हर्यंक डायनेस्टी का था, हर्यंक वंश का था, ठीक है। जो दूसरी है वो हुई थी वैशाली में, वैशाली में। अच्छा, राजगीर भी बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है। इस समय जो किंग था उसका नाम था कालाशोक, इसका नाम था कालाशोक। ये था शिशुनाग डायनेस्टी से, शिशुनाग वंश से। तीसरी हुई थी जो, ये हुई थी पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, ठीक है। ये भी कहाँ है, ये भी बिहार में। अच्छा बताइए, बिहार में जो अभी के जो जगह है, इसको पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था, वो कौन सी जगह है? जैसे पहले पाटलिपुत्र नाम से प्राचीन समय में जाना जाता था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, इसका जो सही जवाब है वो है पटना। तो पटना को पाटलिपुत्र नाम से जानते थे पहले ही प्राचीन समय में। तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको जो यहाँ पे जो उसका जो किया था, जो उसमें ये था, यहाँ पे किंग कौन था, अशोका था। ये मौर्य वंश का, ठीक है, राजा था। चौथा जो है ये हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है? कुंडलवन है कश्मीर में, ठीक है। और ये इस समय जो राजा था वो था कनिष्क। तो आप देखिए, 4 बौद्ध संगीतियों में 3 जो बौद्ध संगीतियाँ हैं वो तो बिहार में हुई हैं, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र। एक चौथी जो है वो कुंडलवन में हुई थी, जो कश्मीर में है, ठीक है। और पहले वाले को सबसे पहला अजातशत्रु था, दूसरा वाला कालाशोक, तीसरा अशोक, ठीक है। आप ऐसा करो, देखो बीच के 2 कालाशोक अशोक, पहला अजातशत्रु, चौथा कनिष्क था, ठीक है। थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ के आपने देखना है तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसमें जो ये हमने पढ़ा था ना, सूत पिटिका, और जो, एक मिनट, मैंने इसको निहाय बोली, सॉरी, ये विनय पिटिका है, विनय पिटिका, ठीक है। मैंने गलती से इसको विहाय बोल दिया, ये है विनय पिटिका,
विनय पिटिका, ठीक है। माफ़ करना, जो सुत्त पिटिका, जो 3 त्रिपिटिका बताई थी उसमें से पहली सुत्त पिटिका है, दूसरी विनय पिटिका, तीसरी अभिधम पिटिका, ठीक है। तो जो पहली वाली जो बौद्ध काउंसिल हुई थी, जो संगति हुई थी, उसमें जो ये सुत्त पिटिका और विनय पिटिका है, इन दोनों को कंपाइल किया गया था, इन दोनों को जोड़ दिया गया था एक साथ में, ठीक है। ये हुआ था, तो मैंने आपने ये याद रखना है। अच्छा हाँ, चौथा आपने याद रखना है जो कुंडलवन बलि हुई थी, जो जिसमें कनिष्क जो राजा था, ये कनिष्क कौन से वंश का? कुषाण वंश का राजा, ठीक है। इसमें जो बुद्ध है वो जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बटा था, एक तो हीनयान और महायान में, ठीक है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हीनयान और महायान, तो 2 अलग अलग भाग बन गए थे बौद्ध धर्म के, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि हीनयान महायान को वैसे समझ लीजिए, जो हीनयान जो थे, ठीक है, ये जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग थी उसको मानते थे, ठीक है। और कोई मूर्ति पूजा नहीं करते थे बुद्ध की, और बुद्ध को ग्रेट ह्यूमन मानते थे, इंसान ही मानते थे, कोई भगवान नहीं मानते थे, ठीक है। जबकि जो महायान जो होते हैं, जो महायान फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म का ही एक पार्ट जो है, वो बुद्ध की जो मूर्ति पूजा है उसको करते हैं, ठीक है। और ये बोधिसत्व कॉन्सेप्ट को लाया है, ठीक है। महायान में एक आपने याद रखना है, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में होता है कि आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं गुरुओं के माध्यम से, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति को किया जा सकता है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ये है। अच्छा, तो 2 ही क्वेश्चन और हैं बस, एक चौथा और एक पाँचवा, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, और फिर भी लंबा हो गया वीडियो को। मैं सोच रहा था कि कम क्वेश्चन रहेंगे तो कम रहेगा, लेकिन अब बातें ही इतनी सारी हैं कि वीडियो अपने आप ही लंबा हो जा रहा है। खैर, आप लोग देखिए, आपके तो काम की बातें सारी। तो ये बारी आती है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो विलय लैप्स, ठीक है, विलय लैप्स है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं, के अंतर्गत समृद्ध राज्यों में विलय का सबसे पहले से लेकर अंतिम तक का सही क्रम क्या है, कि पहले किसको किया गया, फिर बाद में किसको किया गया, ये सब बताना है, ठीक है। तो आपने अगर ये पढ़ा है तभी आप इसका सही क्रम बता पाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई इसको बता पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो फटाफट से इसको तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कौन सा है, तो सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, तो ये पहला वाला ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ऑप्शन छोड़े, अभी आते हैं मेन जो टॉपिक है उस पर कि है क्या ये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं हड़प नीति की, जिसे हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पहली बात तो ये भाई लाया कौन था, ये लाया था उस समय का जो गवर्नर जनरल था, लॉर्ड लॉर्ड, लेकिन लॉर्ड भाई, एक तो ये लोग जो ब्रिटिश लोग हैं इनको लॉर्ड अपने नाम के आगे अपने आप को इतना बड़ा दिखाना, लॉर्ड, माय लॉर्ड, ये अरे भाई क्या ही है, हमारे लिए तो क्या ही लॉर्ड है ये। तो गवर्नर जनरल था डलहौजी, ठीक है, डलहौजी था। ये लेके आया था इसका जो समयकाल था, मतलब जो कार्यकाल था वो 1848 और 56 तक था, ठीक है। ये इस समय लेकर आया था। इसका मेन मतलब क्या था, हड़प नीति लाने का मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि ब्रिटिश टेरिटरी को, ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश का जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। उसके लिए हड़प नीति लेके आया। अच्छा, अब हड़प नीति थी क्या? अच्छा, हड़प नीति का मतलब ये था कि मान लो ये, ठीक है, कुछ इस तरह से है, जो ऐसा कुछ है, भारत है, तो मान लो कि भारत का यहाँ पे एक उस समय का जो भी राज्य है, झांसी मान लो, ठीक है। अब झांसी का जो किंग है, झांसी में जो किंग है, अगर वो मर जाए, उनकी डेथ हो जाए झांसी के किंग की, ठीक है, और उनका कोई पुत्र ना हो, ठीक है, उनका कोई पुत्र ना हो, ठीक है, पुत्र वो ना हो, वो भी सगा पुत्र, ठीक है, सगा पुत्र को दत्तक पुत्र बोलते थे ना, दत्तक पुत्र यानी सगा पुत्र ना हो, तो भाई ये जो राज्य है अब वो अपने आप ही स्वतः ही ब्रिटिश टेरिटरी में मिल जाएगा। इसके लिए ये था हड़प नीति, ठीक है। अगर किसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका सगा उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। ये थी ब्रिटिश की हड़प नीति, यानी कि ज़बरदस्ती का, भाई अरे भाई हाँ, अपना राज्य तुम्हारा क्या मतलब है, कोई उसका सगा है नहीं है, इन्हें तो घेरना है, ठीक है। तो इन्होंने निकाले अलग तरीके उसके, ठीक है। तो इसके तहत बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या क्या क्रम रहा। तो सबसे पहले तो सतारा,
ठीक है, जैसे यहाँ लिखा ना सतारा संबलपुर, तो सतारा को मिलाया गया 1848 में। ठीक है, यहाँ पर जो राजा थे वो थे राजा शाहजी। राजा शाहजी की जब डेथ हुई तो फिर ये मिला लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला नंबर जैतपुर और संबलपुर। जैतपुर और संबलपुर, इसको अगले ही साल 48 में लेके आए हैं। देखो अभी ये नीति, और 48 में इन्होंने 17 पहले कब्जे में ले लिया, फिर 49 में जैतपुर और संबलपुर कब्जे में ले लिया। ठीक है, जैतपुर आता है कहाँ, ये यूपी में का हिस्से में था, और ये जो अभी उड़ीसा है वाला हिस्से में था। ठीक है, फिर आती है एक बागहाट नाम की जगह का राज्य, इसको 1850 में, यानी कि लगातार ये भाई राज्यों को मिलाए जा रहे हैं ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर। ठीक है, ये जो बागहाट है हिमालयन रीजन का एक राज्य हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, फिर आता है उदयपुर। उदयपुर, अच्छा ये उदयपुर वो उदयपुर नहीं जिसको हम राजस्थान वाला उदयपुर जानते हैं, ये उदयपुर वो नहीं था, ये था एमपी रीजन में पड़ने वाला एक उदयपुर था। ठीक है, 1852 में इसको मिला लिया। फिर आती है बारी झांसी की, और 1853 में झांसी को भी मिला लेते हैं। ठीक है, अब झांसी में क्या था, झांसी में जो किंग थे वो थे राजा गंगाधर राव। ठीक है, ये किंग थे। तो इनकी जब डेथ हो जाती है, और इन्हीं की वाइफ थी कौन, रानी लक्ष्मीबाई, जिसको इनको झांसी की रानी बोला गया इसलिए। ठीक है, इन्हीं की वाइफ थी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और इनका जो पुत्र अडॉप्टेड सन थे इनके, उनका नाम था दामोदर राव। इनके अडॉप्टेड सन थे, तो इनको तो उन्होंने माना नहीं। ठीक है, ब्रिटिश ने कि भाई ये तो बनेंगे नहीं राजा, ठीक है, सगा, ये तो बोले थे ना कि सगा होना चाहिए कोई। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये इन्होंने झांसी को भी मिला लिया, लेकिन बाद में फिर झांसी की रानी ने कहा भाई मैं तो भाई नहीं दूंगी अपनी झांसी। ठीक है, क्योंकि झांसी जब नहीं थी तो ब्रिटिश ने ज़बरदस्ती झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से आप ये बताइए, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनके बचपन का नाम क्या था, ठीक है, या उनका ओरिजिनल नेम क्या था। ठीक है, दोनों बातें बता दीजिए। तो देखिए, उनके जो बचपन का नाम था वो तो था मनु। ठीक है, और जो उनका ओरिजिनल नाम था वो था मणिकर्णिका। ये था झांसी की रानी जी का वास्तविक नाम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप लोगों के ये समझ में आया कि भाई क्या थी हड़प नीति। अब उसके बाद जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने फिर जो ये 1854 में तो ये काम हो चुका था, झांसी को कब्जे में मिलाया, 53 से स्टार्ट कर दिया उन्होंने मिलाना। ठीक है, फिर 1857 में जब होती है सिपाही म्यूटनी, यानी कि जो सिपाही विद्रोह होता है, ठीक है, जिसको सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है पूरे ये अंग्रेज़ी इतिहास में, तो और बोला भी जाता है कि अगर ये क्रांति सफल हो जाती तो भारत को आज़ाद होने में इतना समय नहीं लगता। तो उसमें फिर रानी लक्ष्मीबाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं थोड़ा सा ये 1857 का, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं 1857 विद्रोह की, 1857 के रिवोल्ट की। तो ये हैं श्री मंगल पांडे जी, आप लोग इनसे भली भांति परिचित होंगे। मंगल पांडे जी, तो ये होता क्या है, अब जो 57 की जो क्रांति है, एक्चुअल में ये क्रांति के पीछे वजह बहुत सारी, कोई ऐसा नहीं कि एक छोटी सी कॉज की वजह से इतनी बड़ी क्रांति होगी। देखो, हो तो ये रहा था ना कि प्रेशर तो भारतीयों को बहुत पहले से था, बहुत पहले से भारतीय अत्याचार झेल रहे थे इन ब्लडी ब्रिटिशर्स के। तो अब एक ट्रिगर चाहिए होता है, तो इमीडिएट कॉज बनता है। उस समय नई लॉन्च हुई इनफील्ड राइफ़ल, जो राइफ़ल जैसे आप देख रहे हैं इनके हाथ में, तो न्यू इनफील्ड राइफ़ल जो थी, अब एक्चुअल में होता था इनके जो कारतूस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, इसको हटाने, इनकी इसमें गोलियां भरने के लिए कारतूस का इस्तेमाल होता था। उस कारतूस को मुंह से छील कर हटाना पड़ता था। ठीक है, मुंह से काटना था पहले उसको, और फिर वो इनके अंदर क्योंकि पूरा फिट होता नहीं था, ये जो कारतूस थे पहले वाला, वो इस जो न्यू इनफील्ड राइफल थी उसके अंदर पूरा फिट नहीं होता था, और इसलिए उसको पहले मुंह से काटना पड़ता था, तब इसके अंदर फिट करना पड़ता था राइफल के अंदर। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी जो कार्टिजेस थे वो, तो जो वो
कार्टिजेस थे वो फैट से बने थे, कि चर्बी से बने थे। किसकी? वो गाय की और पिगी की चर्बी से बने थे। तो अच्छा भाई, अगर हम उस कार्टिजेस को, मान लो ये कार्टिजेस, उसको हमने मुंह से यहाँ से इतना काटना है, तो भाई इतने पार्ट में हमारे मुंह में फिर गौ माता का क्या लगेगा? फैट लगेगा, चर्बी, मांस लगेगा। तो वो हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या था, तो वो वहाँ से एक इमीडिएट कॉज पैदा हुआ, तो मना कर दिया कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे, हम मुंह से नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ज़बरदस्ती उन्होंने कहा भाई काटना पड़ेगा अंग्रेज़, ठीक है। उन्होंने कहा काटना पड़ेगा, उन्होंने कहा भाई नहीं काटेंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। तो जो मंगल पांडे जी थे, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले, तो भाई सबसे ज़्यादा और पहला विरोध मंगल पांडे जी ने किया, ठीक है। तो होता क्या है, 29 मार्च 1857 को, ठीक है, कहाँ पर? बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये मना कर देते हैं और ये मार देते हैं गोली, ठीक है। ये गोली मारते हैं और 2 अंग्रेज़ी अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब भाई अंग्रेज़ी सरकार के अधिकारी को मारा है तो कुछ एक्शन तो होता ही। तो 8 अप्रैल को क्या होता है, 8 अप्रैल को क्या होता है, 1857 को इनको दे दी जाती है पकड़ के, क्या? फांसी, ठीक है। अब भाई क्योंकि हम इंडियंस तो थोड़े से बधे हुए हैं ना कुछ चीज़ों से, क्योंकि हम तो पहले देखते हैं, पहले चीज़ें हो जाती हैं तब हम उसके बाद रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम पहले उन चीज़ों को भापना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई जब पकड़ के फांसी दे दी गई मंगल पांडे जी को, तब भड़कते हैं बाकी, तब ट्रिगर होता है। अगर पहले ट्रिगर का थोड़ा सा हो जाते तो शायद मंगल पांडे भी और बढ़ चढ़ के इसमें आते, तो उनको और सपोर्ट मिल जाता, ठीक है। फ़िलहाल, ठीक है, तो ये जो फांसी देती तो इनसे ट्रिगर हो जाते हैं। अब जब ये ट्रिगर होते हैं तो उसके बाद फिर जो इंडिया था उसके अलग अलग हिस्सों में, मेनली नॉर्थ इंडिया में अलग अलग हिस्सों में क्या होता है, लोग जो सिपाही होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो विद्रोह स्टार्ट होता है वो 24 अप्रैल 1857 में मेरठ में होता है, मेरठ में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो 85 सोल्जर्स होते हैं, जो इंडियन सोल्जर्स होते हैं, जो कैवलरी मैन होते हैं, कैवलरी मैन कौन होता है? जो घुड़सवार सैनिक होते हैं, वो भैया वो कहते हैं वो कहते हैं कि हम राइफ़ल का यूज़ नहीं करेंगे, हम उस राइफ़ल का यूज़ करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उनका होता है कोर्ट मार्शल और उनको भेज देते हैं जेल, ठीक है। फिर इसके बाद जो जब इनको जेल भेजते हैं तो यहाँ के जो बाकी सैनिक भड़क जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो अब उसके बाद फिर वो जाते हैं और वो भड़कने के बाद जो भी कैंटोनमेंट एरिया था मेरठ का, उसको जाके वहाँ पर क्या करते हैं, सीधे आमने सामने की लड़ाई कर देते हैं और इन 85 को यहाँ से जेल से छुड़ाते हैं। और ये सब लोग मिल करके फिर चले जाते हैं किस तरफ, ये चले जाते हैं सब लोग दिल्ली की तरफ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्योंकि मुग़ल शासन था, क्योंकि भाई उस समय जो एक्चुअल जो भारतीय शासन का जो मेन कंट्रोल था वो मुग़लों के हाथ में था, ठीक है। तो वो ये सब लोग वहाँ जाते हैं, मुग़लों के दिल्ली में जाते हैं। और दिल्ली में उस समय कौन सा मुग़ल शासक बैठा था भाई? उस समय वहाँ पे था बहादुर शाह जफ़र सेकंड यहाँ बैठा था। तो ये जाके भाई ऑफिशियली बोलते हैं कि भैया हमारा जो राजा होगा, शहंशाह हिंदुस्तान होगा, वो होगा भाई बहादुर शाह जफ़र सेकंड। और उसको भैया इसको थोड़ा पंप करते हैं, बोलते हैं भाई तुम हमें लीड करो, हम तुम्हारे राजा, तुम हमारे राजा, और ये अंग्रेज़ हम इनको कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है। चलो भाई, बहादुर शाह भी ये भी कहता है चलो ठीक है यार, इसको भी सपोर्ट मिल जाता है। तो फिर ये धीरे धीरे करके पूरे जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ ये पूरी बात फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जरा एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फिर लखनऊ में रिवोल्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लखनऊ से कौन लीड करता है? यहाँ से लीड करने वाले हैं बेगम हज़रत महल, ठीक है। फिर कानपुर में स्टार्ट हो जाता है मामला।
कानपुर में कौन करता है? कानपुर में करते हैं नाना साहेब। ये पूछा जाता है कि भाई पर्टिकुलर जगह से कौन जो रूलर था वो लीड कर रहा था। नाना साहब कौन है? ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, ठीक है। नाना साहब के साथ साथ तात्या टोपे भी थे इसमें, ठीक है। तो एंड करके लिख लेंगे तात्या टोपे भी इसमें शामिल थे, ठीक है। झांसी से आपको सभी को पता ही है, झांसी से करती हैं रानी लक्ष्मीबाई जी, ठीक है। बिहार से कौन करता है? बिहार से करते हैं कुंवर सिंह, ठीक है। ये यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। अब भाई इतना सारा विरोध, और रियलिटी में ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर अंग्रेज़ों की रातों की नींद उड़ गई थी, ठीक है। इतना विरोध देख के उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में इतना विरोध देखा, और विरोध भी कैसे, आर्म्स विरोध था ये, ठीक है। ये कोई ऐसा विरोध नहीं था कि बैठ के वहाँ पे उनसे कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट की जा रही थी, नहीं। जहाँ अंग्रेज़ मिले थे ठोको मारो, यही चल रहा था। और पहली बार जो अंग्रेज़ थे उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी सारे सिपाहियों, जो इंडियन जो सारे सिपाही थे उन लोगों ने मिल करके, ठीक है। लेकिन भाई क्योंकि अब ये जो रिवोल्ट था ना, ये बस नॉर्थ में रह गया। अगर थोड़ा साउथ का सपोर्ट मिलता, नॉर्थ के और राजाओं का सपोर्ट मिलता, तो शायद कुछ और हो जाता। लेकिन ये सपोर्ट इसको इतना नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था एक्चुअल में। तो उसके बाद 1857 में ही भैया वहाँ से ब्रिटेन से फरमान आ जाता है कि करो कुछ भी और इस रिवोल्ट को दबाओ जैसे तैसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले तो दिल्ली को रिकैप्चर किया जाता है। दिल्ली को रिकैप्चर करते हैं कमांडर जो जॉन निकोल्सन था और हडसन था, ये करते हैं दिल्ली को यहाँ पर रिकैप्चर, ठीक है। और पकड़ते हैं, दिल्ली से कौन था भाई? दिल्ली से था कौन? जफ़र बहादुर शाह जफ़र सेकंड, इसको पकड़ते हैं और इसे करते हैं पहले अरेस्ट। इसे कहते हैं पहले अरेस्ट, ठीक है। और इसे कहते हैं बेटा देखो ऐसा है, बहुत उछल लिए तुम, अब एक काम करो, कुछ दिन ज़रा रंगून घूम के आओ, ठीक है। कुछ दिन ज़रा कहाँ घूम के आओ? कुछ दिन आप घूम के आओ रंगून। अब ज़रा आप लोग एक बार मुझे ये बताइए, ये जो रंगून है, रंगून कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? तो भाई ये है कहाँ? म्यांमार में। जैसे म्यांमार को तब के समय क्या बोलते थे? तब के समय से वर्मा बोलते थे, ठीक है। तो इससे कहा बेटा जाओ रंगून घूम के आओ, जाफ़र तुम जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे दिल्ली को कैप्चर, फिर उसके बाद झांसी को रिकैप्चर करते हैं। झांसी को रिकैप्चर करते हैं तो लक्ष्मीबाई इनके हाथ में चलती हैं। तो लक्ष्मीबाई चली जाती हैं ग्वालियर। कहाँ चली जाती हैं वो? ग्वालियर चली जाती हैं। तो ग्वालियर जाती तो ग्वालियर में फिर वो लड़ती हैं। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसे हार नहीं मानने वाली, ठीक है, मैं अपने घुटने नहीं टेकूँगी। तो फिर झांसी की रानी और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होता है, जिसमें झांसी की रानी को वीरगति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और ग्वालियर का युद्ध में लक्ष्मीबाई शहीद हो जाती हैं। फिर इस तरह से झांसी को यहाँ पे रिकैप्चर कर लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो नाना साहब तात्या पे थे, इनको यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे होता है, यहाँ पे इनका एक दोस्त था जिसका नाम था मान सिंह, ठीक है। एक इनका नाम था मान सिंह धोखा देता है, तो जो तो तात्या टोपे हैं उनको फांसी चला दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो गया। तो अब इतना सब कुछ हो गया। तो भाई अब ब्रिटिश लोगों ने कहा यार, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने कहा भैया, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी को भेजा था इस समय यहाँ पे काम करने के लिए। कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा तो फिर ब्रिटेन के जो पीएम थे उस समय पर, ठीक है, लॉर्ड पामस्टन जो थे, उन्होंने कहा बोला ब्रिटेन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम तो भारत को ही हमारे हाथों से गंवा दोगे, ठीक है। तो अभी तो भाई भारत हमें सोने की चिड़िया है, इतना फ़ायदा हो रहा भारत से हमें। तो एक काम करो बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी तुम फटाफट निकलो यहाँ से। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म किया जाता है और जो शासन था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, जैसे क्राउन शासन जो बोला गया वो तब स्टार्ट हो जाता है। अब जो पावर थी वो ब्रिटिश क्राउन यानी कि क्वीन विक्टोरिया थी उनके पास थी। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उनका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला जो था ना, उनका ये भी मुद्दा बड़ा गलत है, इसको भी हटाओ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी वापस लिया गया, ठीक है। और इसके बाद ही आपने ये भी याद रखना है, इंडिया का फिर पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है।
सॉरी, गवर्नर जनरल तो पहले से था ना, गवर्नर जनरल था जब क्रांति हो रही थी उस समय कौन था, ये याद रखो आप, लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल उस समय पे। तो उसके बाद फिर भेजा गया वहाँ से, क्योंकि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, तो वहाँ से भेजा गया फिर वाइस रॉय को। तो अब उनकी तरफ से जो था कौन था, वाइस रॉय था। अब सबसे बड़ा अधिकारी कौन था, वाइस रॉय था। तो इस लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वाइस रॉय बनाया गया। कहने का भाई तेरे पास एक्सपीरियंस है अभी अभी तूने इतना बड़ा काम ख़राब किया है, अब तू ही सुधार। तो लॉर्ड कैनिंग को ही वाइस रॉय बनाया था, पहला वाइस रॉय बनता है इंडिया का, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल भी था इंडिया का। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि बता दो भाई, इनमें से कौन सा कर जो है चोल वंश के शासनकाल में बलपूर्वक श्रम से लिया जाता था। ठीक है, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता है कि इनमें 2 तरह के टैक्स हैं। ठीक है, एक तो वेट्टी और एक कदमई, यही 2 टैक्स चोल वंश में मेन पॉपुलर टैक्सेस थे और ज़्यादातर यही टैक्स लिए जाते थे। इनमें से कौन सा जो था जो फोर्सफुली लिया जाता था, तो वो था वेट्टी, ज़बरदस्ती का टैक्स था ये, जिसको ज़बरदस्त तरीके से बलपूर्वक फोर्सफुली लेते थे। ठीक है, अब वैसे जो जो चोल वंश है इसमें बहुत सारे टैक्सेस का जिक्र है। ठीक है, इनके इंस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी मेन 2 टैक्सेस हैं, वेट्टी और कदमई हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वेट्टी क्या है, ये फोर्स टैक्स है, यानी कि बलपूर्वक टैक्स लिया जाता था। क्या होता था इसमें, फ्री में काम करवाते थे, ज़बरदस्ती फ्री में काम करवाते थे। ठीक है, किसके लिए, राजा के लिए। अब राजा के लिए क्या, राजा ने कहा भाई मेरे लिए तालाब बनाओ, राजा ने कहा एक बगीचा बनाओ, यार मेरे लिए मज़ा नहीं आ रहा है। राजा ने कहा यार थोड़ा सा खेल का मैदान होना चाहिए, थोड़ा साफ। तो मैंने अरे बुलाओ वर्कर्स को, वर्कर्स पैसा मांग रहे साहब। अरे पैसा क्या होता है, 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये वेट्टी इसको बोलते थे वो, भाई तुम वेट्टी दे रहे हो इस समय पर राजा के यहाँ पे काम करके। ठीक है, टैक्स है तुम्हारा, ये करना पड़ेगा फ्री में काम। ठीक है, फिर आती है कदमई। कदमई क्या था, ये एक तरीके का लैंड रेवेन्यू था, यानी कि ज़मीन का करता, एक तरीके का लैंड रेवेन्यू है ये। ठीक है, या तो एक कैश के रूप में देते थे या फिर फसल के रूप में देते थे। ठीक है, तो ये था चोल वंश की बात करें तो जो चोल शासक थे, ठीक है, वो तमिलनाडु के थे, इतना आपने याद रखना है, तमिलनाडु के थे। ठीक है, मतलब तमिल वाला जो क्षेत्र मेनली वहाँ पे थे। ठीक है, और इनके मेन जो रूलर्स हैं आपने याद करना है, जो मेन जो है वह है एक तो विजयालया, इनके मेन रूलर याद कर लो, विजयालया। ठीक है, ये इसके फाउंडर भी हैं। ठीक है, किसके, विजयालया फाउंडर हैं चोल वंश के। ठीक है, एक तो मेनली आपने ये याद करना है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है तो इसको ज़्यादा खींचूंगा नहीं मैं यहाँ पे। और इसके बाद आपने एक किंग याद करने हैं इनके, राजेंद्र चोल। ठीक है, एक तो राजेंद्र चोल याद रखना है, एक इनसे पहले भी थे एक राजा, हाँ वही, तो राजा। ठीक है, तो राजा आपने याद रखने एक। ठीक है, अरे कहाँ गए यहाँ। ठीक है, तो राजा ये याद रखने आपने। राजेंद्र चोल फर्स्ट हो गए। अच्छा, एक राजेंद्र चोल थर्ड भी हैं, ये भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है, तो हाँ, राजा फर्स्ट जो थे, यहाँ से आपने याद रखना है कि इन्होंने नेवी को स्ट्रॉन्ग किया था यहाँ पे चोल वंश की। ठीक है, और इन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था बृहदेश्वर टेम्पल, जो कहाँ बनाया था, तंजावुर में बनाया था। ठीक है, कहाँ क्या है, बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं, जो तंजावुर में बनाया गया था। ठीक है, और राजेंद्र फर्स्ट जो थे, इन्होंने पाल शासक को हराया था, पाल शासक को हराया था, नॉर्थ इंडिया के जो थे। और उसके बाद इन्होंने अपने नाम में एक उपाधि ऐड की थी, जिसे इन्होंने बोला गंगईकोंडा। ये इन्होंने उपाधि ऐड की, अपने नाम के आगे टाइटल दिया खुद को, और इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनाई गंगईकोंडा चोलापुरम। अच्छा, इससे पहले जो कैपिटल थी, जो विजयालया ने जब सेटअप किया था उस समय जो कैपिटल थी वो क्या थी, उस समय कैपिटल थी तंजौर। ठीक है, उस समय कैपिटल थी तंजावुर कैपिटल थी। ठीक है, तंजावुर कैपिटल थी उस समय पर। ठीक है, तो ये था। और क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, और कुछ है इम्पोर्टेंट, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसमें जो विलेज गवर्नमेंट में यहाँ से थोड़े क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि उर क्या है, एक सभा किसे बोलते हैं यहाँ पे, एक नगरम क्या है।
उर किसे बोलते हैं? ये जो आम लोगों की जो सभा होती है, आम लोग जो गांव के जितने भी लोग हैं उनकी जो सभा, उसे उर बोलते थे वहाँ पे, ठीक है। सभा किसे बोलते थे? जनरली सभा बोलते थे जो ब्राह्मण जमींदार थे, इनकी जो टोली बैठी, इनकी जो असेंबली थी उसे सभा बोलते थे। नगरम सारे व्यापारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन था, व्यापारियों का ऑर्गेनाइजेशन से नगरम बोलते थे, ठीक है। अगर बात करें कि इनका थोड़ा जो आर्किटेक्चर है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके आर्किटेक्चर में यहाँ पर एक तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से यहाँ पे जो भगवान शिव है, लॉर्ड शिव, इनकी एक मूर्ति मिली है, नटराजा स्टैचू, जिसमें वो एक जो नृत्य मुद्रा में है भगवान शिव, नटराज स्टैचू, ठीक है। और इनका जो आर्किटेक्चर है वो किस स्टाइल को फॉलो करता है? ये है द्रविड़ आर्किटेक्चर, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। जैसे जो नॉर्थ इंडिया का है वो करता है किसको? नॉर्थ इंडिया कैसे करता है? तो ये करता है नागरा स्टाइल को, जैसे, और तो ये जो साउथ इंडिया वाला करता है द्रविड़ स्टाइल को, ठीक है। जैसे ये जो टेंपल है ये है बृहदेश्वर टेंपल, जो राजा फर्स्ट ने बनाया था। इसको हम राजेश्वर टेंपल भी बोलते हैं। बनाया थंजावुर में, जो कैपिटल रही है किसकी? चोल वंश की शुरुआती सबसे पहले कैपिटल जो रही है, ठीक है। ये है आप लोगों के सामने टेंपल, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये बृहदेश्वर टेंपल है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये गोपुरम के बारे में क्वेश्चन आता है और एक ये आता है विमान के बारे में। तो विमान किसे बोलते हैं? तो जो ये अब जो टावर जो दिख रहा है, तो आपको ये जो पूरा टावर दिख रहा है इस तरह से जो ऊपर को जाता हुआ, इस पूरे टावर को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विमान। क्या बोलते हैं इसे? विमान बोलते हैं, ठीक है। और जो मंदिर होता है ना, उनकी जो एंट्रेंस पर भी एक गेट बना होता है, इस तरह से ये गेट बना है, ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर जाएंगे मंदिर के, इस तरह से गेट बना होता है, इसे बोलते हैं गोपुरम, ठीक है। जो गेटवेज होते हैं मंदिर के उन्हें बोलते हैं गोपुरम। और यह है बृहदेश्वर टेंपल थंजावुर में, जो है अभी तमिलनाडु में, ठीक है। तो यार ये 5 क्वेश्चन थे, और वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाह रहा था, फिर भी लंबा हो गया। क्या करें, क्योंकि मटेरियल ही इतना आपको प्रोवाइड करवाना था। ये वीडियोस के ज़रिए आपका बहुत सारा रिवीजन हुआ होगा और आप देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर अब काम आएंगे भी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।